विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण, और अब हम जानेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके परिणाम कौन से रहे, कौन से ऐसे परिणाम दुनिया को देखने पड़ते हैं। और वो ऐसे परिणाम थे कि कोई भी लोग है ऐसे परिणाम नहीं चाहते हैं। और उन परिणामों में सबसे पहला जो परिणाम है वो है धुरी राष्ट्रों की पराजय। जर्मनी, इटली, जापान, इनको पराजय का सामना करना पड़ता है और मित्र राष्ट्र वो जीते जाते हैं। नेक्स्ट है जनधन की अपार क्षति। इस युद्ध में जो जनता और धन का जो अपव्यय होता है, धन जो बर्बाद होता है, उसकी तो कल्पना भी बहुत मुश्किल से की जा सकती है। इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो 6 वर्ष तक चला, इसमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 3 करोड़ 40 लाख जो व्यक्ति थे वो घायल हो गए। इंग्लैंड जैसे जो राष्ट्र थे उसमें तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचा जिसमें कि किसी सदस्य की मृत्यु न हुई हो। किसी न किसी परिवार ने या सभी परिवारों ने किसी न किसी व्यक्ति को अपने खोया था। और कुल मिला के इसमें लगभग 13 खरब 50 करोड़ जो डॉलर थे उनका अपव्यय होता है, वो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं इस विश्व युद्ध में। तो ये इसका विध्वंसक और नकारात्मक परिणाम रहता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है परमाणु युग का सूत्रपात। इस विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम डाले। और उन परमाणु बमों के डालने से ही, हालांकि इनका परीक्षण पहले कर लिया गया था, ये परमाणु बम पहले से अस्तित्व में थे, लेकिन प्रथम और अंतिम बार इनका प्रयोग किया गया दुनिया में। तो नागासाकी और हिरोशिमा है, यहाँ पे परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और ये नगर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो अब दुनिया में परमाणु युग की सूत्रपात हो गई, परमाणु बम बनाने के लिए होड़ प्रारंभ हो गई और ये दुनिया के लिए बहुत ही नकारात्मक था ये। तो इस प्रकार से परमाणु युग की सूत्रपात। नेक्स्ट है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यूरोपीय प्रभुत्व है ये समाप्त हो जाता है इसके बाद, क्योंकि इसके पहले तो ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी ये विश्व का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि यूरोप के बाहर दुनिया का नेतृत्व हो जाता है, क्योंकि यूरोप को सबसे ज्यादा क्षति उठानी पड़ती है प्रत्येक देश को। और यहाँ पे अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 2 राष्ट्र उभर करके आए, एक अमेरिका और एक रूस। दोनों के दोनों ही यूरोप महाद्वीप से अलग थे। तो इस प्रकार से नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकल गया। नेक्स्ट है शीत युद्ध का प्रारंभ। दुनिया में 2 गुट, एक नाटो और एक वार्सा पैक्ट, यानी कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व में 2 गुट बन जाते हैं। और इन दोनों गुटों में रूस और अमेरिका में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध उसे कहते हैं जो विचारों के माध्यम से, आरोप प्रत्यारोपों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, इनके माध्यम से जो युद्ध किया जाता है, एक दूसरे की आलोचना की जाती है, वो युद्ध शीत युद्ध होता है। तो ये रूस और अमेरिका में प्रारंभ हो गया और बहुत सी बार इस शीत युद्ध में ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों राष्ट्र युद्ध के निकट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट जो परिणाम है वो है 2 प्रभावशाली गुटों का उदय। दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और रूस के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट, ये 2 गुट उदय होते हैं। अमेरिका है वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है, पूंजीवादी देश उसके समर्थन में आते हैं, और रूस है वो साम्यवाद का समर्थन करता है, साम्यवादी देश इसके समर्थन में आते हैं। और विश्व में 2 प्रभावशाली गुटे बन गए और एक दूसरे की आलोचना करने लगते हैं, या फिर 2 गुट बन करके एक दूसरे का नीचा दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट जो परिणाम है वो है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध का विध्वंस हमने देखा, और इस विध्वंस के बाद अब दुनिया है वो युद्ध नहीं चाहती है, और उन युद्धों को रोकने के लिए यहाँ पे जो प्रमुख राष्ट्र थे, अमेरिका था, इंग्लैंड था, रूस था, इनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मिलकर के और दुनिया के अन्य देशों को साथ लेकर के यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर की जाती है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संघ है वो बनकर के उभरता है, और इसका अस्तित्व आज तक भी है। अपने जो उद्देश्य थे उनकी कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपना कार्य निरंतर गति से कर रहा है। नेक्स्ट जो इसका परिणाम होता है वो है एशिया एवं अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप जिसके ऊपर यूरोप के राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर रखा है, अधिकांश देशों को अपना गुलाम बना रखा है, अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश से बना रखा है। इस विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद में धीरे धीरे एशिया महाद्वीप के देश और यूरोप महाद्वीप के देश, इन यूरोपीय जो देश थे उनके आधिपत्य से स्वतंत्र होने लगते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने लगते हैं। और उसमें जैसे कि भारत में श्रीलंका है, और एशिया महाद्वीप में भारत है, श्रीलंका है, और वियतनाम है, इंडोनेशिया है, चीन है, धीरे धीरे ये राष्ट्र स्वतंत्र होते जाते हैं। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने भी धीरे धीरे क्रमिक रूप से यूरोप के प्रभुत्व को समाप्त किया और अपने आप को स्वतंत्र किया। तो राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं बहुत सारे इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही। और नेक्स्ट जो परिणाम है जर्मनी का दो भागों में विभाजन। जर्मनी पराजित राष्ट्र था, और ये पराजित होने के बाद जो विजेता मित्र राष्ट्र थे उन्होंने समझौते के अनुसार ये जो जर्मनी था इसके दो भाग कर दिए, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। और जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने इसमें आपस में बंटवारा कर लिया। पूर्वी जर्मनी है वो रूस के अधीन कर दिया गया कुछ क्षेत्र, और पश्चिमी जो जर्मनी था उसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और ये जो जर्मनी है उसका विभाजन किया गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। और ये जो विभाजन है जर्मनी का 1990 ईस्वी तक जारी रहा। 1990 ईस्वी में जाकर के दोबारा से जर्मनी उसका एकीकरण होता है। और तो और क्या किया गया कि जर्मनी के विभाजन के समय बर्लिन जो इनकी राजधानी थी उसको भी दो भागों में बांट दिया। बर्लिन के बीच में भी दीवार बना करके तारबंदी कर दी गई। पूर्वी जर्मनी अलग रहेगा, पश्चिमी जर्मनी अलग रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ परिणाम थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में निकल करके आते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की स्थापना अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन के प्रयासों से 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की जाती है। राष्ट्रसंघ जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसने क्या किया, राष्ट्रसंघ
इसकी स्थापना हो गई वुडरो विल्सन के प्रयासों से, क्योंकि जो पहला, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ पहला जो विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध का परिणाम सबने देखा, तो अब दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से। उस प्रयास के उपरांत इसके जो उद्देश्य होते हैं राष्ट्रसंघ के, और वो उद्देश्य निम्न है जिनका हम एक एक करते हुए अध्ययन करते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना और इसके उद्देश्य, और उद्देश्य में पहला है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। दुनिया में क्या उद्देश्य हो गया इसका राष्ट्रसंघ का, कि दुनिया है उसको युद्धों से बचाए रखना, शांति व सुरक्षा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कुछ मामलों में उसने इस उद्देश्य को प्राप्त भी किया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। जो दुनिया में जो राष्ट्र थे उनके मध्य विवाद चल ही रहे थे, चलते ही जा रहे थे, और विवाद तो हमेशा होते रहे। तो इस राष्ट्रसंघ के एक उद्देश्य भी था कि दुनिया में जो राष्ट्र हैं उनके मध्य यदि विवाद होते हैं और वो विवाद युद्ध के स्तर तक पहुंचते हैं तो उनका समाधान करना, उन देशों को युद्ध से रोकना। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न जो राष्ट्र हैं दुनिया में उनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना रखना, एक दूसरे की मदद की भावना रखना है, ये इसका उद्देश्य एक रहता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो था निशस्त्रीकरण। दुनिया में जो देश हैं उनमें हथियारों की होड़ है उसको समाप्त करना, क्योंकि हथियार हैं वो विध्वंस ही करते हैं, और इन विध्वंस से रोकने के लिए दुनिया को राष्ट्रसंघ ने कोशिश की कि जो विश्व है वो अपना निशस्त्रीकरण करे और जो विध्वंस वाले हथियार हैं उनका कम से कम उत्पादन करे। ये इसके राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ का संगठन, और संगठन में सबसे पहला जो इसका संगठन था वो था साधारण सभा। दूसरा है परिषद। तीसरा है सचिवालय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सबसे पहले साधारण सभा थी जो एक तरह से संसद के जैसे कार्य करती थी। जो भी राष्ट्र हैं वो सदस्य बनेंगे तो साधारण सभा ही उनको सदस्यता प्रदान करेगी, और सारी कार्रवाइयाँ यहीं पे होती थी, अधिवेशन भी यहीं पे आयोजित किए जाते। फिर दूसरा था परिषद जिसमें शक्तियाँ निहित होती थी जो प्रतिबंध लगाने का कार्य करती। तीसरा था सचिवालय जहाँ पे सारा कामकाज होता, सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना 1921 में ईस्वी में हुई, लेकिन जब इसकी स्थापना हो गई हेग में, और वहाँ पे स्थापना होने के बाद में इस संगठन को भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी राष्ट्रसंघ का एक निकाय बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चार संघ मिलकर के, संगठन मिलकर के और राष्ट्रसंघ बनते थे। और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। राष्ट्रसंघ असफल हो गया, और उसकी असफलता के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला जो कारण है, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सफल रहा तो सफलता कौन कौन सी थी इसकी। असफलता के पूर्व
सफलताएं, और इसकी सफलताएं हैं वो बहुत कम है। मैंडेट प्रणाली थी जिसके अनुसार जो स्वतंत्र राष्ट्र था या जहाँ पे सही स्थिति नहीं है वहाँ पे उचित स्थिति स्थापित करने के लिए मैंडेट व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी कि उचित शासन और लोगों के हित के लिए जो कार्य किए गए। और इसके अलावा पोलैंड लिथुआनिया जो विवाद है वो सुलझाया गया, आइलैंड विवाद है वो सुलझाया गया, लेकिन बहुत अधिक सफल ये नहीं रहा और अंततः कुछ सफलताओं के साथ ये राष्ट्रसंघ असफल हो गया। और असफलता के कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो ये है बड़े राष्ट्रों का असहयोग। बड़े और शक्तिशाली जो राष्ट्र थे दुनिया में, अमेरिका था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, इन राष्ट्रों ने अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए ही इसका प्रयोग किया राष्ट्रसंघ का। बाकी अन्य किसी प्रकार की मदद या सहयोग उसको प्रदान नहीं किया। नेक्स्ट था कि अमेरिका का असहयोग या फिर अमेरिका का सदस्य न बनना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है जिसने इसकी स्थापना में सबसे अधिक योगदान किया है, वही राष्ट्र इसका सदस्य नहीं बन रहा है। तो इस कारण से भी, अमेरिका के समर्थन नहीं मिलने से भी, सहयोग नहीं मिलने से भी, सदस्य नहीं बनने से भी अंततः ये राष्ट्रसंघ असफल हो गया। नेक्स्ट ये भी है बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ, बड़े राष्ट्रों के अपने हित थे और उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ही दूसरे राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाए या फिर उनका सहयोग किया। नेक्स्ट जो इसके कारण बनता है सफलता का वो है अधिनायकवाद का उदय या सेना का अभाव। सेना का अभाव, इसके पास में युद्धों को रोकने के लिए शांति सेना नहीं थी। नेक्स्ट है अधिनायकवाद का उदय। दुनिया में जापान में सैनिकवाद, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, उसका उदय होता जा रहा है और उस अधिनायकवाद के उदय के परिणाम स्वरूप उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सका और अंततः असफल हो गया। और नेक्स्ट और अंतिम जो इसका परिणाम है निशस्त्रीकरण का असफल होना। निशस्त्रीकरण ये एक प्रथम प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रसंघ की स्थापना का। उस उद्देश्य में की प्राप्ति नहीं हो पाई और दुनिया को जो बड़े राष्ट्र थे उनमें हथियारों की होड़ है उसको नहीं रोक पाया और दुनिया में आधुनिक तरह के अधिक से अधिक विध्वंस फैलाने वाले जो हथियार थे वो उत्पन्न होते जाते हैं और अंततः ये असफल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। इसके लिए 7 सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जैसे तेहरान सम्मेलन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है और माल्टा सम्मेलन है, मास्को सम्मेलन है। तो इन सम्मेलनों के उपरांत अंततः जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, रूस का स्टालिन, अमेरिका का रूजवेल्ट और इंग्लैंड का चर्चिल, मुख्य रूप से इनकी मुख्य भूमिका इनकी थी और इन्होंने मिलकर के और दुनिया के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इन्होंने की। अमेरिका में इसकी स्थापना मैनहट्टन जो द्वीप है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है और इसके उद्देश्य तो वही थे दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना, दुनिया को युद्धों से रोकना, निशस्त्रीकरण करना और जो पिछड़ी हुई प्रजा है, लोग हैं, मानवता के हितों के लिए कार्य करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। नेक्स्ट है इसका संगठन, राष्ट्रसंघ का संगठन
और इसके संगठन से मतलब है कि इसके अंग कौन कौन से थे, किससे मिलकर के राष्ट्र संघ बनता है। सबसे पहले था महासभा, दूसरा था सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक व आर्थिक परिषद, चौथा है प्रन्यास, परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवा है सचिवालय। तो हम इसको एक एक करते हुए जानते हैं। सबसे पहले यह सर्वप्रथम महासभा थी जो संसद के जैसे कार्य करती, जिसका कार्य था कि राष्ट्रों को सदस्य बनाना और राष्ट्रों को सदस्यता से हटाना, अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करना। और इस प्रकार से अगला जो संगठन था वो था सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य तो उसी समय स्थापित किए गए, निर्धारित हुए, और वो अब तक बने हुए, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। ये इसके स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। यदि कोई भी उनका ऐसा नियम लाना है कि जो इन्हें पसंद नहीं है, तो वीटो पावर के माध्यम से इसको कोई भी प्रस्तावों से समाप्त कर सकते हैं, निषेधाधिकार के माध्यम से। अस्थायी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। और ये सुरक्षा परिषद है, ये ही सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। जो शांति सेना है वो इसी के नियंत्रण में कार्य करती है। सबसे शक्तिशाली संघ सुरक्षा परिषद ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका कार्य था कि देश दुनिया में जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनके विकास के लिए कार्य करना, सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना पिछड़े हुए राष्ट्रों की। नेक्स्ट है प्रन्यास परिषद। ये मैंडेट प्रणाली के अनुसार जो राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं और जो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के काबिल नहीं है और वो ऐसा सक्षम भी नहीं है वो राष्ट्र कि अपनी कानून व्यवस्था बनाए रख सकें, लोगों के जो देश राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो उन देशों को सबसे पहले मैंडेट प्रन्यास परिषद के अंतर्गत, मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत जो विजेता राष्ट्र थे, शक्तिशाली राष्ट्र थे, उन्होंने अपने नियंत्रण में किया, और जो कमजोर राष्ट्र थे उनको एक राष्ट्र के रूप में उदय का सपोर्ट किया। और जब वो राष्ट्र इस काबिल हो जाते कि अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित रख सकें, तो उन राष्ट्रों को स्वतंत्र कर दिया जाता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो वही न्यायालय था हेग में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ये कार्य करता। और अंतिम था सचिवालय। ये कार्यकारी ऑफिस होता था जिसका जो अध्यक्ष होता था, सभापति होता था, वो महासचिव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसके महासचिव बान की मून है, दक्षिणी कोरिया देश से। तो इसका संगठन है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी सफलताएं कौन सी हैं। और सबसे पहले इसकी उपलब्धियां हैं, सफलताएं। और उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि है राजनीतिक विवादों का समाधान। राजनीतिक विवाद जो विभिन्न देशों के मध्य होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान है, यूनान तुर्की है, और अन्य के मध्य फिनलैंड और ये जो पोलैंड है, इनके मध्य विवाद है, लिथुआनिया विवाद है, और बहुत सारे विवाद है दुनिया में, फिलिस्तीन इजराइल का विवाद है। तो इन विवादों के समाधान में इसने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है। दुनिया में जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के मध्य जो कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के हल के लिए इसने बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किए हैं और सफलताएं प्राप्त की हैं। नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धि है वो है उपनिवेशवाद का उन्मूलन।
उपनिवेशवाद है, इसको समाप्त किया गया, क्योंकि उपनिवेशवाद में जो साम्राज्यवाद की भावना होती है, विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्रों का शोषण करते हैं, तो ये उपनिवेशवाद है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक था। धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से जो विजेता राष्ट्र थे, यूरोप के राष्ट्र थे, उनके उपनिवेश हैं वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धि है वो है निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास। दुनिया में हथियारों की होड़ को रोकने में खैर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वर्तमान में जाते हुए जो सीटीबीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है और कई सारे योजनाओं के माध्यम से जो आधुनिक हथियार हैं, विध्वंस वाले हथियार हैं, उनके ऊपर एक तरह से रोक या फिर बहुत सारा प्रतिबंध का कार्य किया गया है कि उनके उत्पादन में रोक लगाई गई है किसी न किसी प्रकार से। तो ये भी इसकी एक सफलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, दुनिया को युद्धों से बचाए रखा है इन्होंने। अब हम जानेंगे कि इसकी जो अगली है कि मानवाधिकार, अगली उपलब्धि मानवाधिकारों का प्रारंभ। दुनिया के विभिन्न राष्ट्र हैं और विभिन्न राष्ट्रों में जो उसके नागरिक हैं, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे इस संयुक्त राष्ट्र संघ में ही 10 दिसंबर 1949 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है और उसका कार्य था दुनिया के जो विभिन्न राष्ट्र हैं उसके जो नागरिक हैं उनको अधिकार प्रदान करना, उनको समानता प्रदान करना, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना। ये सब अधिकार जो वर्तमान में हम अपने देश में देख रहे हैं नागरिकों को, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से ही विभिन्न राष्ट्रों ने अपने देश में लागू किए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विभिन्न निकाय, एजेंसियां जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से दुनिया के राष्ट्रों में खूब मदद की है। प्रत्येक राष्ट्र में आज भी मदद की जा रही है, जिसके निकाय हम जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है। तो इन एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े हुए राष्ट्रों, विकासशील राष्ट्रों की यहाँ पे प्रत्येक मामले में मदद की गई है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अगला चैप्टर, तुर्की का आधुनिक राष्ट्र के रूप में उदय। तुर्की यूरोप महाद्वीप का एक देश और धीरे धीरे इसका खैर वर्तमान में कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा, अधिकांश हिस्सा एशिया में है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय होता है और राष्ट्रवाद की उदय की भावना है वो यहाँ पे जो नेतृत्व करने वाले होते हैं मुस्तफा कमाल पाशा, इनके नेतृत्व में आंदोलन होता है और अंततः तुर्की के प्रधानमंत्री बनते हैं। और मुस्तफा कमाल पाशा है, इसने प्रत्येक मामले में तुर्की का आधुनिकीकरण किया, संवैधानिक सुधार किए, धार्मिक सुधार, संवैधानिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, परिवहन व संचार का विकास, और हम जानेंगे कि सांस्कृतिक सुधार, इसको एक एक करते हुए हम जानते हैं। संवैधानिक सुधार, संविधान की स्थापना की गई जिसके अनुसार सभी नागरिक समान थे, स्वतंत्रता के अधिकार उनको दिए गए, वोट देने का अधिकार उनको दिया जाता है और इस प्रकार से संविधान लागू होने के बाद में प्रत्येक नागरिक यहाँ पे समान माना जाने लगा, विशेषाधिकार समाप्त हो गए। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता, लोग मुस्लिम राष्ट्र था लेकिन लोगों को स्वतंत्रता दी गई
कि लोग हैं जिस भी धर्म को चाहे उसका पालन कर सकते हैं, प्रत्येक धर्म को अपने प्रचार और प्रसार विकास की अनुमति रहेगी। नेक्स्ट था सामाजिक और सांस्कृतिक, बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए सामाजिक, जो पिछड़े हुए लोग थे उनके विकास के लिए, संस्कृति की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। आर्थिक सुधारों में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, इन सब का भी यहाँ पे विकास किया जाता है। और तुर्की है मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। और अंतिम इसका चैप्टर है कि वो इंडो चाइना आंदोलन, और इसमें हम जानेंगे कि वियतनाम के संदर्भ में, वियतनाम या इंडो चाइना है वर्तमान के जो राष्ट्र हैं, जिसमें लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीन राष्ट्र मिलकर के हिंद चीन राष्ट्र के रूप में दर्जा प्राप्त था इनको। और यहाँ पे फ्रांस का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाते हुए और अपने आप को स्वतंत्र किया, लेकिन फिर भी फ्रांस का समर्थक गुट था यहाँ पे और एक स्वतंत्र रहने वाला, उन गुटों में आपस में संघर्ष निरंतर जारी रहता है। और अंततः 26 अप्रैल 1954 ईस्वी को जेनेवा सम्मेलन के माध्यम से वियतनाम है या फिर इंडो चाइना जो देश है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इनको स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अपनी सरकारें, प्रजातंत्र स्थापित होते हैं अधिकांश क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय है वो समाप्त होता है और इसी प्रकार से जो पुस्तक है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो भी समाप्त होती है। धन्यवाद।